तो फिर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी क्यों लगाई? इंदिरा गांधी ने आर्टिकल नंबर 352 का इस्तेमाल करते हुए इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर इमरजेंसी लगवाई। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी मीटिंग के खत्म होने के बाद जयप्रकाश नारायण की चप्पल अपने हाथ से उठा के जयप्रकाश नारायण को देते थे कि मीटिंग खत्म हो गई है, अब आप चप्पल पहन के चलिए। तो आप सोचने की कोशिश करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनको फॉलो कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, वो कितने बड़े लीडर होंगे। और इंदिरा गांधी को लगा कि अगर जयप्रकाश नारायण अपने आंदोलन में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद कांग्रेस की सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में हार जाएगी, कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और जो जनता पार्टी है वो दोबारा से, मतलब पहली बार सत्ता में आ जाएगी। और इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा डर था अपनी कुर्सी को खोने का। लेकिन 1975 की इमरजेंसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं लगाई गई थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। इसीलिए 25 जून को हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि मणिपुर में हाल ही में नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था 1950 से लेकर आज 2023 तक, तो नेशनल इमरजेंसी तो इस देश में करीबन 3 बार लगी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो वो 100 से ज्यादा बार लग चुका है। तो शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी न लगे, श्रीलंका क्राइसिस जैसी चीजें इंडिया में शायद नहीं होंगी। यानी कि अगर कोई बाहर का देश हम पर अटैक कर रहा है, जैसे श्रीलंका में या कोरिया में या फिर सूडान में या फिर वेनेजुएला में, हमें टाइम टाइम पर सिविल वॉर देखने को मिले हिस्ट्री में, और आज भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं, उसे ही हम लोग आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इंदिरा गांधी ने एक और बार इमरजेंसी लगाई थी इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी। उस टाइम पे ना पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर चल रहा था, ना उस टाइम पे चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा था। मोरारजी देसाई ने यह कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, मेरी जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इस देश के करोड़ों लोगों को इस बात का अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसके नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में। और ये करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स हैं उनको 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तरह से बर्निंग टॉपिक तो है ही, क्योंकि मणिपुर में हाल ही में नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था। लेकिन ये देश में पहली बार नहीं हुआ है। 1950 से लेकर आज 2023 तक अगर हम नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी तो इस देश में करीबन 3 बार लगी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो वो 100 से ज्यादा बार लग चुका है। और ये सारी की सारी चीजें हमारे इमरजेंसी प्रोविजन के अंडर ही आती हैं। और आज का ये जो टॉपिक है ये आपको जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस में तो काम आएगा ही, लेकिन आपके करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। अब देखिए, जहां पर हम लोग टॉपिक अपना शुरू करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन के साथ, जहां पर हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक हमें 3 तरह की इमरजेंसी देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी देखते हैं, आर्टिकल 356 के तहत हम प्रेसिडेंट रूल देखते हैं, और आर्टिकल नंबर 360 के तहत हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल तो इंडिया में कई बार लग चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगी। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी इतनी बूम हो रही है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बन चुकी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वी आर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और आने वाले टाइम में शायद वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी न लगे, श्रीलंका क्राइसिस जैसी चीजें इंडिया में शायद नहीं होंगी। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। देखिए, नेशनल इमरजेंसी के इस पूरे टॉपिक और इस पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले आपको एक कहानी को समझना होगा। नेशनल इमरजेंसी हम 3 अलग अलग सिचुएशंस में लगाते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि अगर कोई बाहर का देश हम पर अटैक कर रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं। मान लीजिए बाहर का देश इंडिया पर या भारत पर अटैक कर रहा है और भारत भी सामने वाले देश पर अटैक कर रहा है, तो हम इसे वॉर कहते हैं, जब लड़ाई दोनों तरफ से होती है। और तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन। अब ये जो आर्म्ड रिबेलियन तीसरा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब सिविल वॉर की तरह होता है, जैसे श्रीलंका में या कोरिया में
या फिर सूडान में या फिर वेनेजुएला में हमें टाइम टाइम पर सिविल वॉर देखने को मिले हिस्ट्री में, और आज भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। उसे ही हम लोग आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। लेकिन ये जो आर्म्ड रिबेलियन शब्द है, ये हमेशा से आर्म्ड रिबेलियन नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद जब इंदिरा गांधी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उन्होंने 1962 में और 1971 में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगवाई थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर था। 1962 में तो जो बेसिकली इमरजेंसी लगाई गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगवाई थी। लेकिन इसके अलावा इंदिरा गांधी ने एक और बार 1975 25 ऑफ जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी। उस टाइम पे ना पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर चल रहा था, ना उस टाइम पे चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा था। तो फिर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि आज जो तीसरी कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी की, जिसे हम लोग आर्म्ड रिबेलियन के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पर वो टर्मिनोलॉजी आर्म्ड रिबेलियन नहीं कहलाती थी, वो कहलाती थी इंटरनल डिस्टरबेंस। यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आर्टिकल नंबर 352 का इस्तेमाल करते हुए इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर इमरजेंसी लगवाई थी। अब वहां पर ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई थी कि इंटरनल डिस्टरबेंस की जरूरत पड़ गई? क्योंकि 1975 आते तक इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल ओपोनेंट बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे, और इंदिरा गांधी के उस वक्त के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल या सोशल ओपोनेंट थे, उनका नाम था लोकनायक जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण इतने बड़े लीडर थे 1975 में कि अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी या फिर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े बड़े नेता आंदोलन में उनके पीछे पीछे चलते थे। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी मीटिंग के खत्म होने के बाद जयप्रकाश नारायण की चप्पल अपने हाथ से उठा के जयप्रकाश नारायण को देते थे कि मीटिंग खत्म हो गई है, अब आप चप्पल पहन के चलिए। तो आप सोचने की कोशिश करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनको फॉलो कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, वो कितने बड़े लीडर होंगे। अब जयप्रकाश नारायण ने पूरे के पूरे देश में और पूरी के पूरी स्पेशली दिल्ली में, यहां तक कि दिल्ली में जो रामलीला मैदान है वहां पर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, और हजारों लाखों की भीड़ जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों में जमा हो गई। और इंदिरा गांधी को लगा कि अगर जयप्रकाश नारायण अपने आंदोलन में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद कांग्रेस की सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में हार जाएगी, कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, और जो जनता पार्टी है वो दोबारा से मतलब पहली बार सत्ता में आ जाएगी। और इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा डर था अपनी कुर्सी को खोने का, और इंदिरा गांधी को जो उस वक्त सूझा उन्होंने वही किया। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के शांतिपूर्ण हो रहे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम दे दिया, और उन्होंने ये बोला कि जयप्रकाश नारायण और बाकी जो राजनीतिक नेता हैं वो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट करके इस देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण का जो प्रोटेस्ट था वो उनके अंडर आर्टिकल नंबर 19 के अंडर एक तरीके से फंडामेंटल राइट था। यानी कि 1971 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो बिल्कुल सही इमरजेंसी थी, 1962 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो भी बिल्कुल सही इमरजेंसी थी, लेकिन 1975 की इमरजेंसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं लगाई गई थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। इसीलिए 25 ऑफ जून को हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का चैप्टर है जिसमें हम लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये नेशनल इमरजेंसी के चैप्टर में आपको इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच में तो टसल देखने को मिलता ही है, लेकिन आपको दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बीच में भी टसल देखने को मिलता है, जो है 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। क्योंकि 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे क्लॉज डलवाए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत इंदिरा गांधी के लिए यह आसान हो गया कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा दें। लेकिन जब उन्होंने इमरजेंसी हटाई तो कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई, इंदिरा गांधी खुद भी अपनी सीट से हारी, और जनता पार्टी 1977 में इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बनकर आई, एंड मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो इंदिरा गांधी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में अपने फेवर के लिए जो क्लॉज डलवाए थे
मोरारजी देसाई ने उन सभी क्लॉजेस को कैंसिल करवा दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। तो इस वीडियो को जब आप लोग पूरी देखेंगे और पूरे के पूरे कंसेप्ट को आर्टिकल्स और टेक्निकलिटीज के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ दो चीजें याद रखिएगा कि ये जो आपका इमरजेंसी का कंसेप्ट है ये सिर्फ इंदिरा गांधी वर्सेस जयप्रकाश नारायण का नहीं, लेकिन 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 वर्सेस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 का भी है। अब आइए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में देखिए, हम लोग पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि तीन अलग अलग सिचुएशंस में लगाई जाती है, जिसमें कि एक्सटर्नल अग्रेशन एक टॉपिक होता है, वॉर एक टॉपिक होता है और आर्म्ड रिबेलियन एक टॉपिक होता है। अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि दूसरा देश अगर हम पर आक्रमण कर रहा है या फिर वॉर की सिचुएशन में लगाई जा रही है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और अगर यही इमरजेंसी आपकी आर्म्ड रिबेलियन के नाम से अगर लगाई जा रही है तो हम इसे इंटरनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप ये देखने की कोशिश करिए कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 है, जिसमें बेसिकली मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है उसको ऐड किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में आर्म्ड रिबेलियन नहीं लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो इंदिरा गांधी उसे बड़ी आसानी से इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर डिफाइन कर सकती थी और वो जब चाहे इमरजेंसी लगा सकती थी। देखिए यही फर्क आपको देखने को मिलता है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। जब इंदिरा गांधी इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर बार बार इमरजेंसी लगा रही थी और अपनी कुर्सी बार बार बचा रही थी, ये सेम तरीका मोरारजी देसाई भी इस्तेमाल कर सकते थे कि अच्छा है, इंदिरा गांधी ने तो 1975 के अमेंडमेंट में बोल ही दिया है कि इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर इमरजेंसी लग सकती है, तो मैं मोरारजी देसाई नया प्रधानमंत्री हूं इस देश का, तो अब मैं भी चाहूं तो 1975 के अमेंडमेंट के नाम पर इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर जब चाहूं इमरजेंसी लगा सकता हूं और जितने सालों तक चाहूं उतने सालों तक प्रधानमंत्री बना रह सकता हूं। लेकिन ये मोरारजी देसाई के पॉलिटिकल एथिक्स के अगेंस्ट था। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 1978 में इंटरनल डिस्टरबेंस को कन्वर्ट कर दिया आर्म्ड रिबेलियन से, क्योंकि मोरारजी देसाई ने यह कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, मेरी जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इस देश के करोड़ों लोगों को इस बात का अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसके नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर वो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर नेशनल इंटरेस्ट खतरे में होता है तो इमरजेंसी लगानी जरूरी है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब यहां पर एक और चीज ये समझने की कोशिश करिए, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि भाई जो आपकी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी, यानी कि बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाई जाएगी, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्क इज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। काम तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर करता है। तो जो यहां पर इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी वो तो प्रोक्लेमेशन जो है वो तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर करेंगे? इंदिरा गांधी ने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेंगे। उन्होंने ये बोला था कि कैबिनेट से भी पूछने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एग्जैक्टली क्लियरली कहा है कि अगर मैंने, यानी कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को यह कह दिया कि आप नेशनल इमरजेंसी लगाइए, तो आप तुरंत नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे और मेरा जो मंत्री परिषद है, जो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर है, मेरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी अप्रूवल की लेने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मोरारजी देसाई 1977 में सत्ता में वापस आते हैं तो उन्होंने इस क्लॉज को भी चेंज कर दिया, क्योंकि मोरारजी देसाई के अगेन ये पॉलिटिकल एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा था और मोरारजी देसाई ने 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा कि यहां पर जो कैबिनेट अप्रूवल है वो लेना जरूरी है। कैबिनेट अप्रूवल यहां पर एक मस्ट कंडीशन के अंडर आएगा ही आएगा। इसके अलावा
एक और जो बड़ी चीज इंदिरा गांधी ने 1975 में बोली थी, अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें 1973 के केशवानंद भारती केस के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, जिसमें हम लोग शंकरी प्रसाद केस 1951 के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें हम गोलकनाथ केस 1967 की भी बात करते हैं, जिसमें हम केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 की भी बात करते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 को एक लैंडमार्क जजमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में जितने बदलाव लाने हैं, जितने अमेंडमेंट्स लाने हैं, वो जितने चाहे वो बदलाव और अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया या बनाया गया कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की इसी कानून के कैंसिल करने की पावर को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप हैं सुप्रीम कोर्ट और मैं हूं गवर्नमेंट। अगर मैंने कोई कानून बना दिया जो मेरे फेवर में है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप एज अ सुप्रीम कोर्ट या आप एज अ हाई कोर्ट मेरे इस कानून को कैंसिल कर सकते हो और उसी को बोला जाएगा आपकी जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो यहां पर इंदिरा गांधी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में यह बोला कि नेशनल इमरजेंसी जब भी लगवाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के द्वारा, उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। यानी इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो बेसिकली स्कोप था इस देश को बचाने का, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का, वो स्कोप ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जब भी हम इमरजेंसी लगाएंगे, ये जो बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब मोरारजी देसाई जब सत्ता में वापस आते हैं, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर मोरारजी देसाई ने एग्जैक्टली वही किया जो किसी भी एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर को करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि नेशनल इमरजेंसी जब भी लगवाई जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगी। यानी कि मोरारजी देसाई ने अपने टाइम पर तो डेमोक्रेसी को बचाया ही बचाया, लेकिन आने वाले कई सालों तक, दशकों तक और सदियों तक इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको बचाकर चले गए। क्योंकि मोरारजी देसाई ने कहा, मैं या मेरे आने वाले बाद के जितने भी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश में, उनमें से अगर कोई भी गलत तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाता है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट उस नेशनल इमरजेंसी के कानून को कैंसिल कर देगी। यानी कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही यहां पर रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के लिए मोरारजी देसाई का। अब हम लोग बात करते हैं कि एक बार जैसे अगर इमरजेंसी लग जाती है, भाई मान लीजिए कि यहां पर कैबिनेट अप्रूवल मिल गया या व्हाटएवर, भाई प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यहां पर आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए नेशनल इमरजेंसी लगा दी, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना लगाई हो, वॉर की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से। अब एक बार इमरजेंसी लग चुकी है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ये जो इमरजेंसी का ड्यूरेशन है वो कितना होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया गया था कि एक बार जब इमरजेंसी लग जाती है तो पार्लियामेंट को इमरजेंसी के लगने के 2 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। यानी इस बात को समझिए कि अगर 1 जनवरी को इमरजेंसी लगी है तो ओरिजिनली यह बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि 2 महीने के अंदर अंदर यानी 1 मार्च तक पार्लियामेंट उस इमरजेंसी के प्रोविजन को अपने दोनों हाउसेस में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में बिल को पास करके अप्रूव करेगा। यह ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, लेकिन 2 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। भाई मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि हम अप्रूव नहीं करेंगे, मान लीजिए पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जो देश है वो 2 महीने तक तो इमरजेंसी के अंधकार में चला गया ना। वो 2 महीने का टाइम पीरियड तो इस देश के लिए नरक जैसा बन गया ना। तो मोरारजी देसाई ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला और मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में फिर से बात की कि अगर हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं तो पार्लियामेंट को उसे 2 महीने में अप्रूव नहीं करना है,
1 महीने में अप्रूव करना है, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्रूव करना है कि भाई अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हैं तो उसके बारे में भी जल्द से जल्द अप्रूव करिए ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो सके। और अगर आपने इमरजेंसी लगा दी है लेकिन आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं तो पार्लियामेंट का जो डिसअप्रूवल है वो भी आप जल्द से जल्द बताइए ताकि लोगों को किसी भी तरीके की ज्यादा परेशानी ना हो। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इसमें अगर हम लोग नोटेबल पॉइंट देखते हैं तो ओरिजिनली जब बेसिकली इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, ओरिजिनली ये कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो इमरजेंसी कब तक लगी रहेगी, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगी रहेगी। एक बार लग गई तो फिर इमरजेंसी लग गई, फिर कब हट रही है कब नहीं हट रही है कोई आइडिया नहीं है। मतलब जब तक एग्जीक्यूटिव न चाहे तब तक वो बेसिकली इमरजेंसी लगी रहेगी। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर 2023 में ओरिजिनल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो 2023 में मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट के नाम पर अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी तो जब तक वो प्राइम मिनिस्टर चाहे तब तक वो इमरजेंसी लगी रहेगी, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो या 100 साल हो, जब तक एग्जीक्यूटिव चाहेगा तब तक वो इमरजेंसी लगी रहेगी। लेकिन ऑब्वियस ये तो सुनने में भी कितना इलॉजिकल और कितना अनएथिकल लगता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मोरारजी देसाई लेकर आए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। और मोरारजी देसाई ने बेसिकली ये कहा कि एक बार अगर इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, तो आपको इमरजेंसी को पार्लियामेंट में 1 महीने में तो अप्रूव करना ही करना है, लेकिन कितने टाइम के लिए अप्रूव करना है, 6 महीने के लिए अप्रूव करना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जनवरी में इमरजेंसी दिसंबर में इमरजेंसी लगी है और जनवरी में पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव किया तो वो 6 महीने के लिए अप्रूव होगी, यानी जून तक इमरजेंसी लगेगी। जून में पार्लियामेंट के दोनों हाउस दोबारा सेशन में बैठेंगे और अगर उनको 6 महीने के लिए इमरजेंसी फिर से एक्सटेंड करनी है तो फिर से उनको वही प्रोविजन पास करना पड़ेगा, तब वो जाकर दिसंबर तक दोबारा लगा सकते हैं आपकी इमरजेंसी। और दिसंबर में फिर से पार्लियामेंट बैठेगी और फिर से अगर उनको अप्रूवल चाहिए तो फिर से वो सिर्फ 6 महीने तक की इमरजेंसी लगा पाएंगे। यानी मोरारजी देसाई ने जो वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड का जो क्लॉज था उसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन किया और ये कहा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में कि एक बार अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं तो 6-6 महीने के लिए आप लगाएंगे और बार बार हर 6ठे महीने में आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। हाँ, वो 6-6 महीने का जो ड्यूरेशन है वो अनलिमिटेड टाइम तक हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर पार्लियामेंट को यहां पर लगानी है इमरजेंसी, ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट को हम लोगों ने कहा कि जो ओरिजिनली 2 मंथ का टाइम था और बाद में 1978 में उसको 1 मंथ का कर दिया गया, तो 1 मंथ का जब कर दिया गया यानी पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी ना, अप्रूव करेगी, इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट को बिल पास करना पड़ेगा। तो अगर पार्लियामेंट को बिल पास करना है इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट को किसी न किसी मेजॉरिटी से तो बिल पास करना ही होगा। अब देखिए, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, इन दोनों का मतलब आप समझते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 1/2 और स्पेशल मेजॉरिटी हम आर्टिकल 61 में भी स्पेशल मेजॉरिटी देखते हैं, आर्टिकल 368 में भी स्पेशल मेजॉरिटी देखते हैं, आर्टिकल नंबर 249 में भी स्पेशल मेजॉरिटी देखते हैं। लेकिन यहां पर हम कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम स्पेशल मेजॉरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो 2/3 निकला है वो टोटल मेंबर्स के 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा था कि अगर एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे सिंपल मेजॉरिटी यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग के 1/2 से। यानी कि आप ये समझिए कि 1950 से लेकर 1978 तक इमरजेंसी अगर एक बार लग जाती है तो इस इमरजेंसी को बनाए रखने में या परमानेंटली इंप्लीमेंट करना केंद्र सरकार के लिए बहुत ज्यादा आसान था क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी थी। लेकिन मोरारजी देसाई यहां पर एक बहुत बड़ा मूव लेकर आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में और ये कहते हैं कि कोई भी सरकार के लिए अगर नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करना ज्यादा आसान रखा जाएगा तो वो कभी भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के नाम पर नेशनल इमरजेंसी लगा देगी। तो इससे बेटर ये होगा कि हम इस
को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब नेशनल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करना हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ बना देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कठिन बना देते हैं। तो उसके लिए यहां पर मोरारजी देसाई ने बोला कि अगर यहां पर नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी है और पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तो वो जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं आना चाहिए, वो स्पेशल मेजॉरिटी से आना चाहिए, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी से टफ होती है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए आपको, यानी कि बेसिकली 66% मेजॉरिटी चाहिए, और वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 आपके टोटल मेंबर के 1/2 से ज्यादा होना चाहिए, और ये मेजॉरिटी आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चाहिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी से ये बिल पास करना काफी ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन ऑफ सिंपल मेजॉरिटी के। यानी कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करना आसान बना रही थी और उसे हटाना कठिन बना रही थी। मोरारजी देसाई ने एग्जैक्टली उल्टा किया है। मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करना कठिन बना दिया और हटाना आसान बना दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि आपने भाई एक बार ये जो इमरजेंसी है वो तो बेसिकली आपने लगा दी, लेकिन एक बार अगर आपने इमरजेंसी लगा दी तो आप इस बारे में भी तो बात करिए कि आप बेसिकली वो इमरजेंसी को हटाएंगे कैसे। देखिए यहां पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ और देखने को मिलता है, और 1978 में मोरारजी देसाई ने यहां पर फिर से कुछ अपना और कमाल किया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यह देखने को मिलता है कि अगर एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो उस इमरजेंसी को तो प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, लेकिन ये इमरजेंसी हटाने का जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का खुद का होगा। यानी इमरजेंसी लगाने में तो आपने ओरिजिनली बोल दिया था लोकसभा राज्यसभा को कि अरे तुम्हारे पास कम मेजॉरिटी है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से तुम लगा लो इमरजेंसी। लेकिन जब इमरजेंसी को हटाने की बात आती है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, हटाने की बात आती है, तो आप ना लोकसभा को कोई पावर दे रहे हो ना आप राज्यसभा को कोई पावर दे रहे हो, सारा का सारा पावर आपने प्रेसिडेंट को दे रखा है। अब आपने प्रेसिडेंट को पावर दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रेसिडेंट को पावर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को पावर दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही इमरजेंसी को हटाएगा। यहां पर मोरारजी देसाई ने ये जो ओरिजिनल बेसिकली प्रोविजन था उसको फिर से पूरी तरीके से चेंज किया, और मोरारजी देसाई ने 1978 में फिर से ये डिसाइड किया कि अगर एक बार इमरजेंसी लग जाती है और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा बन जाता है हमारा जो किसी सरफिरा किस्म का हो, तो वो तो मतलब 50 साल तक इमरजेंसी ही नहीं हटाएगा इस देश में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे ही नहीं इमरजेंसी हटाने के लिए। तब जाकर मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में एक और क्लॉज ऐड किया और ये कहा कि अगर इमरजेंसी हटानी है तो प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, बिल्कुल उनसे अथॉरिटी कोई नहीं छीन रहा, लेकिन प्रेसिडेंट कब हटाएंगे, जब लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हाउस सिंपल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी को हटाने का बिल पास कर देंगे। आप देखिए इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करिए। इंदिरा गांधी सिंपल मेजॉरिटी से इमरजेंसी लगवा रही थी ताकि इमरजेंसी आसानी से लग जाए और उनकी कुर्सी बची रहे। मोरारजी देसाई ने कहा कि सिंपल मेजॉरिटी से इमरजेंसी नहीं लगेगी, इतनी आसानी से इमरजेंसी नहीं लगने दूंगा मैं इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी के क्लॉज में डालूंगा, यानी इमरजेंसी लगवाना टफ हो जाएगा। यानी मोरारजी देसाई को यहां पर अपनी कुर्सी से कोई लेना देना नहीं था। और वही मोरारजी देसाई जिन्होंने ये बोला कि इमरजेंसी लगवाना कठिन काम बनेगा सभी के लिए, एक बार मान लीजिए अगर किसी ने इमरजेंसी लगा दी और उसको इमरजेंसी हटाना है तो इमरजेंसी हटाना मैं उसके लिए सरल काम कर दूंगा। इसीलिए यहां पर बोला कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी नहीं हटाएंगे, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजॉरिटी से नेशनल इमरजेंसी को हटाने का बिल पास करेंगे तभी यहां पर नेशनल इमरजेंसी जो है पूरी तरीके से रिवोक हो जाएगी। अब यहां पर ये हम लोगों ने ये तो देख लिया कि बेसिकली इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है, इमरजेंसी हटाई कैसे जाती है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखनी है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इतनी हाई तौबा क्यों हो जाती है, क्यों इतने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बन जाते हैं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के जो इफेक्ट्स हैं वो हमें एक्चुअली में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी नेशनल इमरजेंसी इस देश में लगती है तो सेंटर स्टेट रिलेशन पर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। लोकसभा और जो विधानसभा है, लोकसभा एंड हर स्टेट की स्टेट असेंबली, उसमें यूनियन टेरिटरी की भी असेंबली आती है, क्योंकि हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट असेंबली है। तो
लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो लाइफ है, जो ड्यूरेशन है कि कितने साल तक वो चलेगी, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और फंडामेंटल राइट्स पर भी यहां पर बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल हर तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, जैसे हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। यानी कि स्टेट लिस्ट की पूरी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी ना, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री यानी विधानसभा की होगी ना। लेकिन एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत इंप्लीमेंट कर दी जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना ले। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं बचती कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाए। अब आप इमेजिन करिए कि अगर 2 साल के लिए 6-6 महीने के टाइम पीरियड में अप्रूवल जो कर रही है लोकसभा, राज्यसभा नेशनल इमरजेंसी का, अगर वो 2 साल तक भी नेशनल इमरजेंसी को खींच देती है, मान लीजिए 2023 से लेकर 2025 तक, तो इस देश में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कानून वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक कांच की गुड़िया बनकर रह जाती है और असली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। लेकिन एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी फिर हट गई तो नेशनल इमरजेंसी के हटने के 6 महीने के बाद, नेशनल इमरजेंसी के हटने के 6 महीने के बाद जितने कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बनाए थे इमरजेंसी के दौरान, वो सारे के सारे कानून अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं कि तो लेजिस्लेटिव इफेक्ट की बात हुई, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल इफेक्ट की भी बात होती है। जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन का मतलब स्टेट गवर्नमेंट रहते हुए वो डिसीजन जो बेसिकली गवर्नर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर लेते हैं, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, या फिर जितने फाइनेंशियल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ये सारे के सारे डिसीजन जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। देखिए, लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, हम सबको पता है, और विधानसभा का टेन्योर भी 5 साल का होता है, क्योंकि हमारे जो आसपास के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो हर 5 साल में आपके घर पहुंच जाते हैं ना वोट मांगने के लिए, तो ये 5-5 साल का टेन्योर होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई और लोकसभा का 5वां साल कंप्लीट होने वाला है, या फिर किसी स्टेट की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का 5वां साल कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 5 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं लोकसभा और विधानसभा के, तो लोकसभा और विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देते हैं और अपनी अपनी असेंबली को या लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, भंग कर देते हैं, और लोकसभा या विधानसभा के डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन यहां पे तो आप इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो या तो वॉर है, या तो एक्सटर्नल अग्रेशन है, या तो आर्म्ड रिबेलियन है। तो जब आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वोट देने क्या ही जाएगा, इलेक्शन आप क्या ही करवा लेंगे। तो बेहतर ऑप्शन यही होता है कि लोकसभा विधानसभा को डिसॉल्व न किया जाए और उनका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा कंटिन्यू कर दिया जाए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। उनको कंटिन्यू करते हैं 5 साल से ऊपर, नेशनल इमरजेंसी हम खत्म होने देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या है उसको डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर लोकसभा और विधानसभा का जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, उसको 5 साल से ज्यादा इंक्रीज करना है, तो सर आप कितने साल के लिए इंक्रीज कर सकते हो? सर आप 1 साल के लिए इंक्रीज कर सकते हो, 1 ईयर एट अ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 में इलेक्ट हुई है और आपके स्टेट की गवर्नमेंट भी 2019 में बनी है, तो 5 साल ऐड करते हैं तो 2024 आ जाएगा। मान लीजिए 2023 में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है,
अब वो 2024 आ चुका है, लोकसभा के भी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, विधानसभा के भी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन डिसॉल्व करने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो फिर क्या करते हैं, पार्लियामेंट से अप्रूवल करवा के वो जो 5 साल का ड्यूरेशन उसको 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं, यानी 2025 तक खींच देंगे। फिर 2025 में देखेंगे क्या सिचुएशन नॉर्मल हो गई, नेशनल इमरजेंसी हटा सकते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी हटा सकते हैं तो फिर आप नए इलेक्शन करवा दीजिएगा लोकसभा विधानसभा के, लेकिन अगर नहीं हटा सकते तो उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दो, उसको 2026 कर दो, फिर 27 कर दो, 28 कर दो, 29 कर दो, 2030 कर दो, यानी 1 ईयर एट ए टाइम आप लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर है वो कंटिन्यूसली बढ़ा सकते हो इनडेफिनेट टाइम तक। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इफेक्ट पर, जो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सबसे बड़ा इफेक्ट इसी बात का पड़ता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे इफेक्ट हो जाते हैं। हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट टू जुडिशियल रिट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं नेशनल इमरजेंसी की वजह से काफी अफेक्ट होते हैं और फंडामेंटल राइट्स को यहां पर सस्पेंड कर दिया जाता है। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी लग रही है आपकी आर्टिकल नंबर 352 के तहत, लेकिन आप ये देखिए कि आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लग रही है उसमें जो आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा रहा है उसके लिए 2 आर्टिकल अलग से हैं। यानी आर्टिकल 352 अगर इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 358 एंड आर्टिकल नंबर 359 का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आर्टिकल नंबर 358 का इस्तेमाल किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है वो सस्पेंड होता है और बाकी सस्पेंड नहीं होते हैं। यानी आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो हम लोग कहते हैं राइट टू स्पीच, या फिर राइट टू एक्सप्रेस, या फिर राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, या फिर राइट टू चूज एनी प्रोफेशन, राइट टू असेंबल, या फिर बेसिकली राइट टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन और राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो 19 क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं सिर्फ यही सस्पेंड होते हैं और बाकी फंडामेंटल राइट कोई भी सस्पेंड नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर आर्टिकल नंबर 359 का इस्तेमाल कर दिया गया तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। आप प्लीज समझिए, अगर आर्टिकल 358 लगा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए तो सिर्फ आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, बाकी कोई भी सस्पेंड नहीं होगा। 12 से 35 के बीच में सिर्फ 19 सस्पेंड होगा 358 में, लेकिन 359 अगर आपने लगा दिया तो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 19 तक सब सस्पेंड, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं करेंगे और 22 से लेके 35 तक फिर से सब कुछ सस्पेंड, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 क्या है, बेसिकली आपका राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड राइट टू लाइफ की बात करता है। तो नेशनल इमरजेंसी भी लग जाएगी तो आम आदमी को आप शक के बयां पर आप बेसिकली उसको गोली नहीं मार सकते, इसलिए राइट टू लाइफ को हम सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। और आर्टिकल 359 में एक और चीज यहां पर याद रखिएगा, जब मैं ये कह रहा हूं कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट जिस जिस को चाहे, जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को चाहे उन फंडामेंटल राइट्स को यहां पर सस्पेंड कर सकता है। अब अगर हम लोग 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 की फिर से बात करते हैं तो मोरारजी देसाई ने 1978 में आर्टिकल नंबर 358 के लिए एक बात यहां पर कही है, एक नया क्लॉज डाला था कि आर्टिकल 358 के तहत आप आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर दो, लेकिन उसकी 2 सिचुएशन होनी चाहिए, या तो वो इमरजेंसी जो है वॉर की वजह से होनी चाहिए या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से होनी चाहिए। 358 का इस्तेमाल आप सिर्फ तब करेंगे जब किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया है और भारत भी या फिर उससे वॉर करने लगा है, तभी आप आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड करेंगे। तो ये इफेक्ट्स है जो बेसिकली याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज तो आपको पता है कि अब तक भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगी है। 1962 और 1971 में जो बेसिकली इंडिया के वॉर हुए थे पाकिस्तान और चाइना वाले, उसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी। और 1975 का तो मैं आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस का फायदा उठा अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ईयर 1975 लिखा है, क्योंकि 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट किया गया था। तो
तो ये था आपका इमरजेंसी का प्रोविजन, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 352 का नेशनल इमरजेंसी की चीजों को डिटेल में पढ़ा है। ये जो टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई सालों में इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आए हैं और आने वाले कई सालों तक भी इसमें से करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स निकलते रहेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगर आपको अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाते रहना है तो इन वीडियोस के साथ और चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।